Good evening, everyone. Very good evening. Quickly confirm, am I audible? Am I visible to all of you? All right. Yes, I'm live. So, आप लोगों ने मेरे सेशन से जस्ट पहले मैथ्स का क्विज दिया है एंड आई होप इट वाज फन. मतलब इवन एंड में इवन आई जॉइन एंड आई रियली लाइक्ड इट. बड़ा मजा आया मुझे. और मुझे लगता है आप लोगों को तो बहुत ज्यादा मजा आया होगा बिकॉज यू मस्ट बी डूइंग इट फ्रॉम स्टार्टिंग. पूरे सारे क्वेश्चंस किए होंगे. सम ऑफ द क्वेश्चंस वर लाइक लास्ट पे ऑब्वियसली एज आई सेड मैं थोड़ा सा लेट हो गई ज्वाइन करने में. तो सम ऑफ द क्वेश्चंस वर कॉमन सेंस वाले भी थे. सर के ऑप्शंस अच्छे थे कि आप कॉमन सेंस से भी कुछ सही आंसर दे सकते हो. तो बहुत ज्यादा मजा आया. मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आया. राइट. तो ठीक है, बहुत जल्दी मैं भी प्लान करती हूँ. एटलीस्ट हमारा एक चैप्टर हो जाए उसके बाद भी मैं प्लान करती हूँ. आज थोड़ा सा गाइज प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा नाक से बोल रही हूँ बिकॉज थोड़ा जैब हुआ है नाक. आपका अगला सेशन होगा मंडे को मेरा. उससे पहले थिंग्स विल बी सॉर्टेड मोस्टली. ओके. तो अचानक से मौसम चेंज हो गया, उस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है. तो मुझे खुद को अजीब सी लग रही है मेरी आवाज. बट आई होप आई एम प्रीटी क्लियर. आप लोग को समझ में आ रहा होगा एटलीस्ट जो मैं बोल रही हूँ, है ना? ओके. सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. शिवम, टू योर क्वेश्चन कि मैम आप पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करा रहे थे, अभी आपने कंपनीज एक्ट स्टार्ट करवा दिया है. तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? बेटा आई न्यू इट वेरी वेल कि हर बच्चे ने वो पुराना वाला नहीं किया होगा. तो आई एम अज्यूमिंग एज इफ मैं सफलता पहली बार ही शुरू कर रही हूँ. सो फ्रॉम डे वन आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज लॉ, हाउ द सिलेबस इज, कैसे लॉ पढ़ना चाहिए. और पिछले 4 लेक्चर से मैंने कंपनीज एक्ट ही पढ़ाया है. और उसके बाद में आई बिगिन विद लाइक कॉन्ट्रैक्ट एंड आई टीच कॉन्ट्रैक्ट एज इफ हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं. ओके. तो पुराना पढ़ा हुआ मैं कंसिडर नहीं करूंगी बिकॉज आई नो लाइक मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट देयर. तो इसलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बाद में वापस से चालू करेंगे. फर्स्टली आई वांट टू फिनिश ऑफ विद कंपनी एंड पार्टनरशिप. क्योंकि क्या होता है, जैसे ही 1-2 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है. कॉन्ट्रैक्ट विल टेक लिटिल मोर टाइम और तब तक काफी बच्चे एंशियस हो जाएंगे, अरे यार एक भी चैप्टर नहीं हुआ अभी तक. सो दैट वाज द आइडिया. ओके. सो द पीपल हु आर नॉट देयर इन 4 बजे का क्लास, बेटा मैथ्स का एक क्विज लिया था निशांत सर ने. एंड अभी हम लोग रेगुलर क्लास लेंगे और फिर हम भी प्लान करते हैं क्विज का. मतलब आई तो गॉट वेरी इंस्पायर्ड. बड़ा मजा आया मुझे. अरे वाह, कॉन्ग्रेट्स चेष्टा. Okay, shall we start? Very good evening to all of you and the people who have joined from today. Let me introduce myself. मैं हूँ स्वाति अग्रवाल. I'm a chartered accountant as well as company secretary. मैंने CA, CS, BCom ऑनर्स और बहुत सारे कोर्सेज किए हैं. और पिछले 10 साल से, मतलब मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है. मैंने 10 साल हो गए हैं आई बीन टीचिंग. ओके. और बिल्कुल आप लोगों की तरह ही आई वॉज अ स्टूडेंट जो हमेशा ये सोचा करती थी कि यार एक बार सीए पढ़ गई ना, फिर आई विल नॉट गोना सी दीज बुक्स ओनली. भैया हो गया, जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री जो मुझे चाहिए थी, जिसका सपना मैंने देखा था, फाइनली आई गॉट इट. और मुझसे ज्यादा मेरे पापा ने देखा था. तो फाइनली आई गॉट इट. अभी तो मैं बुक्स को देखने नहीं वाली हूँ. पर आपको पता है ना, लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप छोड़ नहीं सकते. इट वॉज ऑलवेज देयर इनसाइड यू. तो वो किताबों ने हमेशा साथ दिया. When I actually come to online teaching, what motivates me the most for teaching is, मैं ना पहली बार ऐसे कुछ बच्चों के कांटेक्ट में आई जहां पर मुझे ऐसा पता लगा कि there are still some places in our country, there are still some students जो लिटरली अच्छी एजुकेशन के लिए डिप्राइव्ड है. एंड उसकी वजह से देयर आर वेरी नाइस स्टूडेंट्स, इतने इंटेलिजेंट, इतने अच्छे बच्चे जिनको अगर सही गाइडेंस मिल जाए ना, वो किसी भी कॉन्वेंट में पढ़े हुए बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चों से भी आगे निकल सकता है. इट्स जस्ट द राइट गाइडेंस विच इज नीडेड. एंड लेट मी टेल यू, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसे ही था. मेरे पापा की बैंक की जॉब थी, ट्रांसफरेबल जॉब थी. तो काफी स्कूल्स चेंज होते गए. देन उसके बाद में जब मैंने सीए ज्वाइन किया, आई वाज इन राजस्थान इन अ सिटी नोन एज बीकानेर.
अभी तो इट इज वे डिफरेंट। अब सोचो 10 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए, उससे पहले मैंने जॉब किया था, तो मुझे सीए बन के काफी साल हो गए। सो व्हेन आई जॉइन सीए तब सिचुएशन बहुत अलग थी, टीचर्स नहीं अवेलेबल थे। तो मुझे सच्ची में ऐसा लगता है कि सोचो मैं सीए बन गई विद वेरी लेस ज्ञान, विद वेरी लेस सपोर्ट, तो अगर मुझे सही सपोर्ट मिला होता तो थिंग्स वुड हैव बीन मोर डिफरेंट, इजंट इट? तो तुम लोगों के लिए हम बस ये चाहते हैं कि यार बेस्ट सपोर्ट मिले और आप में से ऐसे बहुत सारे सीएस बने जो अपने ड्रीम्स पूरे करे, हमारे ड्रीम्स पूरे करे, एंड मोर इम्पोर्टेंट आपके पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करे। सो दिस वाज द आइडिया, and here we are with the Safalta batch. The name itself represent what we want from our students. Okay? कोई नहीं चेष्टा, अगले क्विज में अब आप सब ट्रेन हो जाओगे। अगला क्विज तो आई नो यू गाइज विल रॉक। सो दैट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। किसी दिन बैठेंगे, मन की बात करेंगे, जहां पर आई गोना टेल यू माई स्टोरी एंड आई गोना लिसन टू योर स्टोरीज। एज आई सेड, मैंने मेरी टीम से बात कर ली है, दे विल ऑल्सो मेक दैट मेंटोरशिप फॉर्म फॉर यू ऑल, और वो मंडे से सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर विल गोना हैव दैट 101 मेंटोरशिप ऑल्सो। इट्स काइंड ऑफ आस्क मी एनीथिंग, जहां पर तुम तुम्हारे प्रॉब्लम्स, तुम्हारे कंसर्न में से पूछ सकते हैं, आई गोना देयर टू हेल्प यू ऑल। ओके, कल हमारा एक टेलीग्राम लाइव सेशन है शाम को 4 बजे, जहां पर भी इट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ मेंटोरशिप ओनली, वेयर यू गाइस कैन कम एंड आस्क द डाउट्स। अब मैम वो मेंटोरशिप कहाँ है? तो एकाग्रता सीए का टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर शाम को 4 बजे विल हैव दैट टेलीग्राम लाइव। ओके, चलो सैटरडे भी नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर फेवरेट बाहुबली टीम, जिसमें हर एक एजुकेटर आपको बहुत क्लोजली पढ़ा रहा है और बहुत मोटिवेटेड तरीके से आप लोग को फटाफट फाउंडेशन क्लियर करवा रहा है। टू ज्वाइन द कोर्स एंड टू गेट आवर पुराने लेक्चर्स, स्पेशल सेशंस, तो आप ये कोड स्कैन कर सकते हो टू रीच आवर लाइब्रेरी। कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें, वी आर डन विद कंपनीज का बेसिक फीचर, कॉर्पोरेट वेल, एंड हम अभी टाइप्स ऑफ कंपनीज पे हैं, विच इज द मोस्ट लेंदी पोर्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, टाइप्स ऑफ कंपनीज में भी हमने 2 बड़े बड़े सेगमेंट्स कंप्लीट कर लिए, तो मैं उसके चार्ट पर चलती हूँ अभी सीधा। अभी तक जो भी पढ़ा है, अगर उसमें कुछ भी आप लोगों को डाउट है, गाइस यू कैन गो अहेड एंड आस्क। So we are done with basis of liability, we are done with basis of members, right? So limited by shares, limited by guarantee, unlimited liability company हो गया हमारा। Then 1% company, small company, private company and public company भी हो गया। Now we are here on the basis of control, fine, right? तो हम वो करते हैं। मैम क्या गूगल फॉर्म फिल करेंगे? तो हाँ जी, वीडियो कॉल होगी और हर एक कॉल के अंदर 5 बच्चे होंगे, बिकॉज दैट 40 मिनट्स 5 बच्चों का जो भी कंसर्न है विल जस्ट सॉल्व इट ऑल। ठीक है जी, चलो। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। आगे बढ़ते हैं इस पर। एंड पीएफआई तो बेटा हुआ ही नहीं अभी तक, है ना? अभी तक हमने सिर्फ ये किया है 1% कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, सिर्फ उतना किया हमने। Okay, so here we are with holding and subsidiary company. Before I begin this वाला सेशन, आप लोगों से मेरा एक सवाल है जो मुझे चाहिए कि आप लोग क्विकली मेरे को आंसर करो। हमारी लाइफ में वो कौन है जो हमारे लिए मेजर डिसीजंस लेते हैं? हमारी लाइफ में वो कौन है जिसके कहने पे हम लोग हमारे बड़े बड़े डिसीजंस चेंज कर देते हैं? या हमारी लाइफ में कौन है जो हमारे बिहाफ पर डिसीजन ले लेते हैं? कौन है भाई वो? एनीवन? हमारे बिहाफ पे डिसीजन कौन ले लेता है? Huma, you must be writing parents, right? What say others?
सैन भी कह रहा है मैम मम्मी पापा और तो कौन ही है रे, पेरेंट्स, राइट। एक है हमारे पेरेंट्स जो हमारे बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और जो वो कहेंगे हमें मोस्टली करना पड़ता है, राइट। ओके, दूसरा सवाल, ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं? वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकते, हमें फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ऐसा ही करो, लेकिन वो हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करते हैं। वो कौन है जिनके सजेशन से हमारे डिसीजंस बदल जाते हैं? वो कौन है जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के कई बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनके साथ कभी कभी हम पेरेंट्स से ज्यादा भी टाइम स्पेंड करते हैं, टीचर्स और apart from teachers, apart from mentors, don't you think your friends, हमारे दोस्त कई बार हमें बहुत इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अरे आई टेल यू, मेरे 2-3 ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप पूछोगे ना सीए क्यों करे, क्योंकि मेरे दोस्त कर रहा था इसलिए मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ। एल्डर ब्रदर सिस्टर, यस, बड़ा फ्रेंडली रिलेशन होता है उनके साथ, है ना। कुछ रिलेटिव्स जो हमें इन्फ्लुएंस कर देते, यार मेरा वो कजन है ना, बस मुझे उसके जैसा बनना है। ओके, ठीक है मैम, आप कहाँ दोस्त रिश्तेदार मम्मी पापा तक पहुंच गए, आप तो लॉ पढ़ा रहे थे। हाँ बस, होल्डिंग कंपनी इज आवर पेरेंट्स एंड एसोसिएट कंपनी इज आवर फ्रेंड्स, भाई बहन, एंड सब्सिडरी कंपनी हम। हो गया होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। मतलब ध्यान से सुनो, अब हम आते हैं 246 की डेफिनेशन पे। A company is a holding company in relation to one or more other company, means a company in which such companies are subsidiary. कोई भी इंसान पेरेंट तब कहलाता है जब उसके एक या एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, वही तो डेफिनेशन है ये। कोई भी कंपनी होल्डिंग कंपनी तब होगी जब एक या एक से ज्यादा कंपनी उसकी सब्सिडरी होगी। सेक्शन 246 में होल्डिंग कंपनी का यही तो डेफिनेशन है, ठीक है। ज्यादा तो लोगों को याद भी हो गया होगा, बच्चे पेरेंट्स की बातें सुनकर चीजें याद जल्दी होती है। सो कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, मींस अ कंपनी इन विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी। कोई भी कंपनी एक या एक से ज्यादा कंपनी की होल्डिंग कंपनी तब बनती है जब वो कंपनीज उसकी सब्सिडियरी होती है। समझ में नहीं आया? डेफिनेशन याद हो गई। फिर सब्सिडरी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 287 सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन करता है इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी से होल्डिंग कंपनी, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे और कैसे रिमूव होंगे, ये सारा कुछ अगर कोई और कंपनी कंट्रोल कर रही है ना तो वो हमारी होल्डिंग कंपनी है। नंबर 2, और यानी या, हिंदी में है या, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है और, एक होता है एंड। हिंदी में और मतलब या, और हिंदी में एंड मतलब और। सो ये और का मतलब होता है दिस और दैट, है ना, ऑप्शन है। दोनों में से अगर कोई एक चीज भी है तो भी हम कह देंगे हाँ हाँ ये चीज करनी पड़ेगी। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों फॉलो होने चाहिए, है ना, ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी है यहां पर। अंडरस्टूड? तो अब यहां पर है और मतलब ईदर दिस और दिस। So which controls composition of board of directors? या तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है या फिर exercises or controls more than one half of the total share capital either on its own or together with one or more of its subsidiary। या फिर वो टोटल शेयर कैपिटल का आधे से ज्यादा उसके पास है या फिर उसकी कोई सब्सिडरी के पास है,
ठीक है, अब यहाँ पर डिफाइन किया है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है जो भी बोर्ड, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से ज्यादातर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, रिमूव करना उस कंपनी के हाथ में है, तो इनडायरेक्टली वो दूसरी कंपनी को चला रही है ना। और टोटल शेयर कैपिटल का यहाँ पर मतलब होता है इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अभी आगे आएगा। तो सेक्शन 271 कहता है कि कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है और अगर वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी ही कहलाती है, ठीक है। तो वैसे तो वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो क्योंकि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ओके, अब हम आते हैं एसोसिएट कंपनी पे। मैंने क्या बोला था, बिल्कुल दोस्तों जैसी होती है एसोसिएट कंपनी, हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है लेकिन हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले नहीं सकती है। So in relation to another company means a company in which that other company has significant influence but which is not the subsidiary। एक कंपनी दूसरी कंपनी में डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर लेती है लेकिन वो उसकी सब्सिडरी नहीं है, then such other company is known as इट्स एसोसिएट कंपनी। ठीक है, कंपनीज भी होती हैं वो भी एसोसिएट कंपनी कहलाती है। डीम्ड मतलब हम मान लेंगे, मैंने मान लिया है कि यार जो बच्चे सीए करते हैं ना वो इंटेलिजेंट ही होते हैं। यू आर डीम्ड टू बी इंटेलिजेंट इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स। ओके, डीम्ड, अज्यूम्ड, मान लिया। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है यहां पर जहां पर 20% से ज्यादा कंट्रोल है लेकिन 50 से कम है। मैम 50 से कम कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना, वो सब्सिडरी नहीं है। ओके, तो ये बी लिमिटेड है, इसमें ए लिमिटेड ने 25% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। ये दोनों क्या है एक दूसरे की एसोसिएट। लेकिन जो सी लिमिटेड है ना उसने 60% शेयर होल्ड करके रखे हैं। ये क्या है, सी है होल्डिंग, बी है सब्सिडरी। ओके, तो मैम एक कंपनी की एक होल्डिंग एक एसोसिएट हो सकती है, हाँ। दो एसोसिएट हो सकती है, हाँ। दो होल्डिंग हो सकती है, नहीं। वाई? 50% या उससे ज्यादा अगर एक कंपनी होल्ड करी तो दूसरी कम ही करेगी ना, और दूसरी अगर कम करेगी तो दो होल्डिंग कंपनी हो ही नहीं सकती है। अब मैं आती हूँ जॉइंट वेंचर क्या होता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, जॉइंट वेंचर मीन्स जॉइंट अरेंजमेंट where the parties have joint control of the arrangement, have rights to the net assets of the arrangement। तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस तरीके से बिजनेस करेंगे, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, एक कंपनी है हीरो जो साइकिल बनाती है, एक कंपनी है होंडा जो कार बनाती है, लेकिन ये दोनों मिलके बन गए हीरो होंडा जो बाइक्स बनाती है। समझ गए? सो जॉइंट वेंचर जहां पर दो कंपनीज अपना एक्सपर्टीज यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रही है। ओके, लाइक मारुति सुजुकी, मारुति इज डिफरेंट, सुजुकी इज डिफरेंट, दोनों ने मिलाकर क्या करी, एक जापानीज कंपनी एक इंडियन कंपनी है, दोनों मिलाकर अच्छी कारें बनाती है। मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर वेयर टू कंपनीज जॉइन टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू इनोवेशन। ओके, टोटल शेयर कैपिटल, paid up equity capital plus convertible preference share capital, ये दोनों मिलाकर क्या हो गए, total share capital। is it understood? साइन के ना मैम ANS मतलब, खैर तो ये यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड कर रही है तो वो एक दूसरे की एसोसिएट या होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है ना। व्हाट इज फिड्यूसरी कैपेसिटी? मुझे लोन चाहिए था, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई एसेट नहीं है, तो मैंने एक कंपनी को टेम्पररी अपने शेयर्स दे दिए, तो क्या वहां होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन है? जी नहीं, उस कंपनी का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो आप में इन्वेस्ट करे, वो सिर्फ लोन देने के लिए उसने आपके शेयर्स गिरवी रखे हैं। तो उस केस के अंदर वो दोनों होल्डिंग सब्सिडरी या फिर वो एसोसिएट कंपनीज नहीं है। मैम आंसर टू व्हाट?
डिड आई मिस अ चैट? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ओके, बिफोर मूविंग अहेड वो भी बता देती हूँ। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो हम फ्रीली ट्रेड करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हमने इतने शेयर्स खरीदे, इतने बेचे, तो जो हम खरीदते बेचते वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। कंपनी के एक दूसरे टाइप के शेयर्स होते हैं जिनको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलता है किस चीज में? कि हमेशा डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और अगर कंपनी बंद हो गई तो रीपेमेंट भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होगा। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड से होता है, फिक्स्ड रेट होता है। सो नॉर्मली हम कभी प्रेफरेंस शेयर्स डायरेक्टली नहीं लिखते, हम लिखते हैं 8% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी 8% डिविडेंड देना है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% डिविडेंड देना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। नाउ अब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट आर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स? कि 10 साल तक तो ये प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे और 10 साल के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में। दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स दोनों मिलाकर बनते हैं हमारी टोटल शेयर कैपिटल। ये समझ में आया? ओके, गुड। Coming to on the basis of access to capital, we have a company known as listed company. Listed company कौन सी होती है? एक ऐसी कंपनी जो कि लिस्ट होती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। So listed company means a company which is listed on a recognized stock exchange. Recognized stock exchange क्या होता है? So आपने नाम सुना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, BSE का सेंसेक्स नाम सुना होगा, NSE का निफ्टी नाम सुना होगा। इस तरह से बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश के। तो कोई भी कंपनी जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी है उसे हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। मेरी कंपनी बस अगले वीक हो जाएगी तो वो लिस्टेड नहीं है। इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग जो भी कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है। तो लिस्टेड कंपनी हम किसको कहते हैं? जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई है, जो होने वाली है, नहीं हुई है, उन्हें हम कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। सो लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। वाह, कितनी प्यारी डेफिनेशन है। ऐसी डेफिनेशन ही होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, है ना। अनलिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। वाह, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कितनी प्यारी प्यारी डेफिनेशन, इसलिए हम कहते हैं कि लॉ इज लव, इजंट इट? चलिए अदर कंपनीज पर। मेरा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, मैंने एक टेबल बनाई हुई है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। दैट टेबल कंटेन्स ऑल द सेक्शंस, मतलब दैट वन टेबल कंटेन्स ऑल द सेक्शंस। तो क्या हमें वो सारे सेक्शंस याद करने हैं? नहीं। फिर आपने क्यों दिया? क्योंकि देखा अभी चेष्टा ने पूछ लिया कि मैम इसका सेक्शन क्या है, उसका सेक्शन क्या है। तो अगर कभी किसी भी बच्चे के मन में ऐसा कुछ भी डाउट आता है तो यू शुड हैव दैट सेक्शन समरी। ओके मैम, पर हम कैसे याद करेंगे? मैं हूं ना, जिस दिन मैं कहूंगी कंपनीज एक्ट खत्म हो गया है उस दिन तुम सबको सारे सेक्शंस याद हो चुके होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट माई न्यूज। आगे बढ़े। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अदर कंपनीज, जहां पर आपने जो पूछा था ना कि मैम PFI क्या होता है, वो भी आएगा। उससे पहले आप चलते हैं गवर्नमेंट कंपनी पर। अब एक बहुत अच्छी चीज तुम लोग को बताती हूँ। पब्लिक कंपनी में मैंने क्या बोला था, एक सॉरी होल्डिंग कंपनी में मैंने क्या बोला था? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसने सब्सिडरी में 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रहे हैं ना। वहां कितना था? 50। तो होल्डिंग सब्सिडरी इनके बीच में था 50%।
लेकिन गवर्नमेंट में 51% है। ये छोटू सा डिफरेंस है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच not less than 51% of paid up capital is held by central government or by state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state governments. This section includes the company in which subsidiary of such government company. अब ये ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना, देखो इसका एक चार्ट भी बनाया मैंने। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% कम से कम, 71 है तो बहुत बढ़िया, 61 है तो भी बढ़िया, 51 से कुछ भी ज्यादा रहा तो चलेगा, 50.9 है तो नहीं चलेगा, 50.9% भी है तो भैया आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, ठीक है। सो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली वाली, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, इतने सारे स्टेट है, किसी ने भी, या फिर दोनों ने मिलाकर 51% से ज्यादा होल्ड करके रखा, या फिर कोई अगर गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का नाम पता है आपको? एनटीपीसी, और कौन सी है गवर्नमेंट कंपनी हमारी? रेलवेज, इंडियन रेलवेज, फिर LIC, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो उस गवर्नमेंट कंपनी ने अगर किसी और कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे, यानी गवर्नमेंट कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी है, और ये जो दूसरी कंपनी है ना, मान लो ये लिमिटेड, ये सब्सिडरी है, तो ये कंपनी भी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी है। अंडरस्टूड? ओके बेटा, ICI का केस थोड़ा सा अलग है, किसी दिन फ्री होंगे तब समझेंगे, अभी नहीं। ICI का थोड़ा डिफरेंट केस है, तो उसको कहीं पर भी एग्जाम्पल की तरह यूज मत करना, किसी दिन आराम से समझाऊंगी। कमिंग टू फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस तो इंडिया में है, बिजनेस एक्टिविटी तो इंडिया में कर रही है, लेकिन वो रजिस्टर्ड या फॉर्म हुई है इंडिया के बाहर। तो कंपनी हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू एजेंट, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड, conducts business activity in India, however, which is incorporated outside India. ऐसी कोई कंपनी का नाम? जुबिलेंट फूड, डोमिनोज वाली, ऑनलाइन एक्टिविटीज, Amazon, then और कोई एग्जाम्पल? there are hundreds of foreign companies which are operating in India. Apple, Samsung, none of these is Indian company, they are all foreign companies, however they are having business in India. Clear? Next, formation of company for charitable object etc. section 8 company. आओ मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग टाइप ऑफ कंपनी से जिसका नाम है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो डील करती है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, जो डील करती है उस तरह की कंपनी जो फॉर्म होती है चैरिटेबल पर। अच्छा सब जाने दो, before I move to section 8 company, normally why do you think people form a company? अगर किसी दिन मैं भी सोचूं कि मैं मेहनत करूंगी और एक कंपनी बनाऊंगी तो मेरा इंटेंशन क्या होगा कि मैं अच्छी कंपनी बनाऊं, उसमें एक अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं और उसको बेचूं और उससे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करूं। मेरा तो यही व्यू है। अरे यार मैं तो CA भी इसलिए बनी। व्हाट डू यू थिंक? इसीलिए होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन हमारी इन कंपनीज में एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी है ना, जैसे मुझे याद है मैं CA फाइनल में थी, वी यूज्ड टू हैव लाइक 200 बच्चों का बैच एंड ऑल। तो एक दिन एक गेस्ट फैकल्टी आए थे मोटिवेशन के लिए, तो वहां पर वो मोटिवेशन सेशन रखा। तब हमारे टीचर्स ऐसे मोटिवेशन नहीं करते थे, हमारा आते थे, पढ़ाते थे, चल जाते थे। तो one of the guest faculty came just to motivate the students and he came and he asked all of us, सबसे पूछा, 200 बच्चों से पूछा, है ना, आधा घंटा उसी में निकल गया कि तुम CA क्यों बनना चाहते हो? तो किसी ने कहा कमाने के लिए, किसी ने कहा मम्मी का सपना है, किसी ने कहा पापा का सपना है, किसी ने कहा मेरा खुद का सपना है, किसी ने कहा मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है। CA खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 2-3 बच्चों ने कहा मुझे देश की सेवा करनी है तो मैं CA बन के लोगों से टैक्स भरवाऊंगा, इसीलिए मुझे CA बनना है। मतलब कितने उच्च विचार थे। हम तो साला कमाई के ऊपर जा ही नहीं पाए, वो देश की सेवा तक पहुंच गए। वैसे ही हमने
18 टाइप ऑफ कंपनीज, मतलब कुछ पढ़ लिए कुछ पढ़ लेंगे तो 18 टाइप्स ऑफ कंपनीज में एक ही महान कंपनी है, वो है सेक्शन 8 कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट तो कमाने के लिए बनी ही नहीं है, वो किस लिए बनी है? अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए, और इनके पास पैसा बड़ा होता है। एक कंपनी है जिसका नाम है BCCI। डिड यू हर्ड अबाउट इट? एनीवन हु नो व्हाट इज BCCI? क्या हम सोच रहे वही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? मैम वही जो IPL रखवाती है, हाँ वही जो इंडियन टीम को मैनेज करती है, हाँ हाँ वही जो IPL में इतना पैसा कमाती है, हाँ हाँ वही जो इंडिया और पाकिस्तान में के मैचेस में वो ऐड करके ऐड करने के करोड़ों रुपए लेती है, हाँ हाँ दिस इज अ कंपनी, इट इज अ रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी जिसके पास करोड़ों रुपए, जो करोड़ों रुपए अपने क्रिकेटर्स को दे रही है, एंड इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी। ये तो बनी ही नहीं थी प्रॉफिट मोटिव के लिए, ये किस लिए बनी है? सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए। वाह, अकाउंट्स में पढ़ा है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO है ना। लिज्जत पापड़ के बारे में बताया होगा अंशुल सर ने। ये बना था एज सेक्शन 8 कंपनी, है ना, NPO। घर में जो लेडीज स्ट्रगल कर रही है और जो घर के बाहर नहीं निकल सकती काम करने के लिए, लेकिन उनको पैसों की जरूरत है, उनको घर बैठे बैठे कुछ काम दिया जा सके, उसके लिए बना श्री महिला उद्योग। जो लेडीज घर बैठकर पापड़ बेल के भिजवाए, उनको उसके अगेंस्ट पैसा मिल जाए। एंड यू नो लाइक वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर था उसका। पता है क्या स्ट्रक्चर था? कि जो पापड़ है ना, पापड़ के जो लोए होते हैं, लोए मतलब आटा बनता है, आटा बनने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उसको तोल के दिया जाता था उन लेडीज को, और वो पापड़ बनाकर वापस सुखाकर अच्छे से वो तोल कर लाकर वापस दे देती थी। और वो बेलने के लिए उनका जो भी मेहनत होती थी उसके लिए उसका पैसा मिलता था उनको। वी यूज्ड टू गेट बोनस इन दिवाली एंड ये वो अभी भी है। इट वॉज फॉर्म्ड फॉर सोशल वेलफेयर पर्पज। प्रॉफिट तो ग्रेजुअली हो गया। बीइंग ह्यूमन का नाम सुना है? हाँ वही सलमान खान वाला बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन के अगर आप कपड़े देखोगे तो नॉर्मल कपड़ों से बहुत महंगे हैं। जहां 500 रुपए का टी शर्ट आ जाता है वहां 5000 का भी टी शर्ट है। तो क्या 5000 कॉस्ट है? नहीं, प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट का कर क्या रहे? कमाकर अपनी जेब में डाल रहा है? नहीं, भाईजान के पास बहुत पैसे है। फिर क्या है? वो उसे यूज करते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ सर्टेन सेगमेंट। ओके, तो सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनीज हैं जो फॉर्म होती है चैरिटेबल पर्पस के लिए, मे बी कोई कॉमर्स, आर्ट या साइंस किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कोई रिसर्च प्रमोट करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, किसी रिलीजियस वेलफेयर के लिए। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी स्टडी किया या नहीं। हमारे देश में से बहुत सारे टेम्पल्स हैं, दे आर सुपर रिच, बहुत अमीर अमीर मंदिर है। क्या करते वो उसी पर्पस को बढ़ाते रहते हैं। तो यू विल ग्रेजुअली सी, यार मैंने 20 साल पहले देखा था, एकदम छोटा सा मंदिर था, अब तो ये इतना बड़ा हो गया कि चल के पूरा घूम भी नहीं सकते। तो जो भी चढ़ावा आता है उसी पैसों को यूज करके मंदिर का डेवलपमेंट करते हैं। आई हैव बीन टू वन ऑफ द गुरुद्वारा जो कि नांदेड़ में, जो सबसे बड़ा है वो तो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर वाला। जो सेकेंड नंबर का गुरुद्वारा है, इट इज देयर इन नांदेड़। वहां पर एक पूरा सेगमेंट है, जहां पर आप जाओगे ना तो वहां पर कुछ लोगों को लिटरली सैलरी बेसिस पे, महीने की सैलरी के बेसिस पे रखा हुआ है। वो डेली आकर सिर्फ पैसे गिनते हैं। द सिमिलर थिंग इज देयर इन तिरुपति। कॉइन्स को तो तोला जाता है, गिन ही नहीं सकते इतने सिक्के आते हैं। वो उस गुरुद्वारे की हालत है जहां पर वो अलग अलग ढिग बनाते कि ये जो पूरा पहाड़ है ये 1 रुपए के सिक्के है, ये दूसरा पहाड़ 10 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के। कितने गिनेंगे भाई? उतने ही नोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लोगों को बिठा कर रखा हुआ है, दे कीप ऑन जस्ट काउंटिंग इट।
तो ये जो भी है, दीज आर रिलीजियस वेलफेयर। वहां पर 24 घंटे लंगर, 24 घंटे नहीं बट यस देयर इज अ सेट टाइम जब लंगर चलता है, तो इतने लोगों को फ्री में खाना मिलता है, उसके लिए कहीं से तो पैसे आता है, वहां रहने की फैसिलिटी होती है। तो ये सारी चीजें मेंटेन कैसे होगी? विद ऑल द मनी दैट कम्स फ्रॉम इट। ओके, सो रिलीजियस, चैरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इन सारी चीजों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती है वो होती है सेक्शन 8 कंपनी। ये अपने पैसे को यूज कहाँ कर सकती है, प्रॉफिट को यूज कहाँ कर सकती है? अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, ये कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती है। डिविडेंड का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट का हिस्सा। एक बार इमेजिन कीजिए, सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन बनाया, बहुत प्रॉफिट हो गया, तो क्या एज अ मेंबर वो प्रॉफिट खुद ले सकते हैं? नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या था? गरीबों की, जरूरतमंदों की हेल्प करना, उसी में यूज करना पड़ेगा। बीसीसीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने क्रिकेटर्स को पैसे देना, क्रिकेट को और बढ़ाना और ऐड करना। यू नो, सी कोई भी चीज बहुत फेमस क्यों होती है? उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। या तो हम उसे बहुत ज्यादा प्रमोट करें, डिमोट करें, कुछ भी करें, पर उसके लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा, तभी वो चीज बहुत फेमस होती है ना? तो क्रिकेट का भी वैसे ही, उसकी अवेयरनेस बढ़ती गई धीरे धीरे, वैसे वैसे फेमस हो गया। हर कोई मैच कोई देखे ना देखे, पर आईपीएल के लिए देखा है तो एड्स करते हैं क्रिकेटर्स, तो आपको देखने में यार एक मैच तो देख लेते हैं। एक मैच देखा, टीआरपी बढ़ गई तो उनको एड से रेवेन्यू आ गया। ओके, तो मेंबर्स को तो बेटा सैलरी मिलती ही नहीं है। इफ यू आर एम्प्लॉई ऑल्सो, एज एन एम्प्लॉई आप सैलरी उठा सकते हो, एज अ मेंबर यू कैन नेवर टेक आउट एनी सैलरी। ओके, आई एम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बीइंग ह्यूमन। मैं उसमें कुछ काम नहीं करती, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सपोज मैं उसके अंदर अकाउंट्स का काम भी करती हूँ, तो एक नॉर्मल अकाउंट वाले को जितना सैलरी मिलता है उतना ही मिलेगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। क्रिकेटर्स, क्योंकि एक तरह से उनका काम है क्रिकेट खेलना, तो उनको सैलरी मिलती है, वो दे सकते हो ना, दे आर नॉट मेंबर्स। इफ एनी वन ऑफ देम बिकम क्रिकेटर एज वेल एज मेंबर, तो उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। समझ गए मैम? क्या एनपीओ अपने पैसों का फिक्स क्यों नहीं कर सकते? कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती है ना, वो अपने मेंबर्स में बांटती नहीं है, जब जरूरत होती है तो यूज होती है। तो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है ना, वो लोग क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं, हर महीने मेंटेनेंस इकट्ठा करते हैं, कुछ खर्चा हो जाता है, जो बचता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देते हैं, फिर उससे इनकम होती है, उसको और यूज करते हैं। फिर कभी पूरी बिल्डिंग को पेंट कराना है तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा यूज कर सकते हैं, है ना? नहीं, आप अगर सिर्फ मेंबर हो, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। द बिगेस्ट रूल, आप डिविडेंड ले ही नहीं सकते हो। सेक्शन 8 कंपनीज का एग्जांपल है एफआई, सीसीआई, फिसाई, एसोसिएट चैम्बर्स कॉमर्स के लिए होता है ये, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, सीआईआई, लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज। अब ध्यान से सुनना, आगे की जो मैं बातें बता रही हूँ तुम्हारे लिए बहुत काम की है। सेक्शन 8 कंपनी अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रजिस्टर करे किसी भी पर्सन को या एसोसिएशन को, और अगर कभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि ये सही है, ये एक्चुअली में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो सबके वेलफेयर के लिए बनी है, तो उन सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सेक्शन नंबर 8 में लाइसेंस मिल जाता है, तब वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएंगे। रजिस्ट्रार एप्लीकेशन मिलते ही रजिस्टर कर सकता है, और ये कंपनी बहुत सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करती है, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, है ना? सेक्शन 8 कंपनी को तो अभी तो मैं कहती हूँ आईपीएल में करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी बीसीसीआई को पैसे ही नहीं, टैक्स देना ही नहीं पड़ता। यहाँ बताओ 13 लाख के ऊपर इनकम होगी तो टैक्स लग जाएगा, एक्चुअली 12 के ऊपर, राइट, 12.75 के ऊपर रहता, लेकिन इन लोगों को करोड़ों रुपए के बाद भी टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसे बहुत प्रिविलेजेस है सेक्शन 8 कंपनी को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक और बहुत बड़ा पावर है, अगर उन्हें लगता है कि कंपनी ने कोई भी रूल कॉन्ट्रवीन किया है, तो बहुत रूडली, बहुत एब्रप्टली और बहुत क्विकली लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। द मोमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स लाइक यार ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इमीडिएटली लाइसेंस ले लिया जाता है सेक्शन 8 का। उनको बोल दिया जाता है नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा लो, अब तुम सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहे हो,
तुम अब प्राइवेट कंपनी हो या तुम अब पब्लिक कंपनी हो, तुम्हारा सेक्शन 8 का लाइसेंस हमने ले लिया है, लेकिन ये लाइसेंस लेने से पहले उन कंपनीज को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ता है, मतलब सुनवाई का मौका। मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आपको कुछ बताया ही नहीं और मैंने आपको डायरेक्टली पनिशमेंट दे दिया, ये तो गलत है ना। मुझे आपको एक मौका देना पड़ेगा कि आप अपनी सफाई रख सको, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, अंडरस्टूड, राइट। आप और आपका भाई या बहन झगड़ा करके आया, दोनों एक दूसरे के बाहर लोच, मम्मी ने सुना नहीं, दोनों को थाप 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 लगा दिया। अच्छा, आपकी तो गलती नहीं थी, आप तो खुद को बचा रहे थे, तो आप क्या कहोगे, एक बार सुन तो लो, मेरी तो गलती नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एक मौका देगी कि आप अपनी सफाई पेश कर सको, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में सिर्फ लाइसेंस लेके कुछ नहीं होगा, इस कंपनी को तो किसी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट कर देना चाहिए, कर सकती है। उसको बंद कर देना चाहिए, बंद कर सकती है। प्रिविलेजेस वापस लेने चाहिए, ले सकती है। जो भी ठीक लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने भी रूल तोड़ा है, जिन लोगों ने भी रूल को कॉन्ट्रवीन किया, उनको पनिशमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा, इट शेल नॉट बी लेस देन, मिनिमम कितना होगा, 10 लाख रुपीज, बट इट मे एक्सटेंड टू 1 करोड़। वो जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट या सेक्शन 8 कंपनी है ना, उसको मिनिमम 10 लाख का पेनल्टी लगेगा और 1 करोड़ तक लग सकता है। और जो भी उसके डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स हैं, जो उस डिफॉल्ट का हिस्सा है, उनको मिनिमम 25,000 का पेनल्टी लग सकता है, जो 25 लाख तक जा सकती है। एवरीवन, एवरी डायरेक्टर, एवरी ऑफिसर जो उस फॉल्ट में इन्वॉल्व हैं, उन सबको, ठीक है, 25,000 से 25 लाख का पेनल्टी। सो इन शॉर्ट, एनपीओ पे वापस आते हैं। सो एक ऐसी कंपनी जो फॉर्म हुई है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए, जहां पे मिनिमम शेयर कैपिटल का रूल अप्लाई नहीं होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, जो कभी अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। स्पेशल लाइसेंस मिलता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से। इनको अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना होता है। ये अपने नाम के पीछे क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर इन्होंने कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। रिवोकेशन के साथ उनका स्टेटस कन्वर्ट हो जाता है, या उनको वाइंड अप किया जा सकता है या अमलगमेट किया जा सकता है। इन कंपनीज को प्रिविलेज होते हैं कि अगर उन्हें शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाना है तो उन्हें 21 दिन का क्लियर नोटिस देने की जरूरत नहीं, 14 दिन का नोटिस भी इनफ होगा। मिनिमम डायरेक्टर्स वाला रूल इन पे नहीं लगता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रूल नहीं लगता है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के रूल्स नहीं लगता है। तो इनमें बहुत फायदा। और इवन पार्टनरशिप फॉर्म जो सिर्फ बिजनेस मोटिव के लिए फॉर्म हो सकती है, वो कभी नॉट फॉर प्रॉफिट हो ही नहीं सकती, वो भी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म तो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए फॉर्म होती है, फिर भी वो हमारी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। ये समझ में आया? कोई डाउट? आई वांट अ थम्स अप ऑफ फ्रेंड्स। मैम मस्त समझ में आया। एनीवन नाउ एनी डाउट? एनपीओ को टैक्स रिबेट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। मैम ओनर सैलरी 2 ले ही सकता है। आई थिंक प्रिंस का डाउट क्लियर हो गया है। एनपीओ फिक्स्ड डिपॉजिट ये भी हो गया है। ओके, एवरीवन गॉट दिस क्लियर? नो? यार तुम लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हो, लाइक नहीं करते हो। डेली डेली बोलो लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। चलिए नेक्स्ट, रुक जाऊं यहाँ पर, 6 बजे वापस क्लास है, ठीक है। सी वी आर ऑलमोस्ट डन। 3 ही टाइप की कंपनीज बची, यहां तक आप प्लीज पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगले सेशन में मैं आपको डोमेंट, निधि कंपनी और पीएफआई करवा दूंगी। नाक से बोलने के नुकसान, नॉन स्टॉप बोलने की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने के चक्कर में कुछ भी मुंह से निकल रही है बकर, ठीक है। सो मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको अगर लग रहा है कि आपकी लाइफ में हम कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने से एक्चुअली आपका कुछ भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक ये शेयर कीजिए सेशन।
और कुछ नहीं कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिंक के साथ अपने स्टेटस पे लगा दो। सी हम लोग बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के बर्थडेज, ये वो दिस दैट। अगर आपका एक इनिशिएटिव किसी भी बच्चे का वेलफेयर कर सकता है, यू डोंट नो व्हाट यू आर गिविंग टू दैट चाइल्ड। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। आज का होमवर्क सुन लो। आपको मुझे कमेंट करके बताना है दैट वन कंपनी, जितनी अभी तक पढ़ी है उसमें से, दैट वन कंपनी विच यू फील यार ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत डिफरेंट है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, एंड व्हाई। ये आंसर आप तभी दे पाओगे जब अभी तक का सब कुछ पढ़ा हुआ रिवाइज करोगे, है ना। तो रिविजन ऑटोमेटिकली है, टाइम है तुम्हारे पास। मेक श्योर आफ्टर दिस सेशन गेट्स ओवर आप कमेंट करके मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे विच इज दैट वन टाइप ऑफ कंपनी विच यू फील यार ये बड़ी बढ़िया है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही जोरदार है, और क्यों। ठीक है, सो मेक श्योर यू डू दिस एंड दैट्स इट गाइस। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।